हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो सर, हम ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज 3.2 को। और हमने इसके पहले जो भी एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन किए थे, लगभग हमने 18 तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है ना। और हमें करना था 19। इसमें बेसिकली आपके जो मेन क्वेश्चन है 19, 20, 21, 22। देखो, ये जो आपके जो 4 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, ये आपका डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कि आपकी जो बेसिक जो बातें आपको इस मैट्रिक्स में आपको जो आपने जब इस मैट्रिक्स को पढ़ा तो आपकी जो बेसिक सी बातें हैं वो क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। तो ये चारों क्वेश्चन है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को मतलब डिफाइन करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब एडिशन करते हैं तो क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन आपको ये डिफ़िकल्टी देता है, ठीक है। मतलब ये आपको चेक करना है। ओके, चलो कुछ नहीं, देखो आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम फिर से समझेंगे। आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, अब यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सर, कि हाँ मल्टीप्लाई हम इस केस में करते हैं, एडिशन इस केस में करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस केस में करते हैं ना। ओके, तो अब इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ओके, अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम आपको लिखने वाले हैं नहीं, तो आपको आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, लिख लो क्वेश्चन को, और नहीं है तो भी लिख लो इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। कहता है कि अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. Okay, the first bond pays 5% interest per year, दो बॉन्ड है भाई, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। साल भी हमारा दे दिया, ईयर भी दे दिया, दैट इज 1 ईयर। वही प्रिंसिपल मनी, वही इंटरेस्ट वाला ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको याद होगा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है, मतलब मैट्रिक्स का हेल्प लेना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपए, 30,000 रुपए को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट कंडीशन दिया है 1800 का, एंड सेकेंड कंडीशन दिया है 2000 रुपए का। देखो बात समझते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास 30,000 रुपए है ना भाई, आपकी बैंक अकाउंट में जो है, या फिर आप कहीं भी जो है वो 30,000 जो है वो आप रुपए जो है वो रखे हुए हो, सेव किए हुए हो, और आप चाहते हो कि इस 30,000 रुपए को हम किसी दो फंड में इन्वेस्ट कर दें। क्लियर है बात, समझो। आपने कहा सर मेरे पास ये मेरा जो फंड था, ठीक है ना, नहीं बॉन्ड था, बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा सर मेरा ये फर्स्ट टाइप का बॉन्ड था, बॉन्ड फर्स्ट, और बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड। अभी बात समझो कि अभी हम इसको मैट्रिक्स वाले तरीके से नहीं करें, भूल जाओ कि मैट्रिक्स नाम की भी कोई चीज़ आपने पढ़ी थी, भूल जाओ, ये आप काम थोड़ा सा रफ नहीं करोगे, ठीक है ना। बॉन्ड फर्स्ट है और सेकेंड बॉन्ड है। अब कह रहा है कि हम सर इस 30,000 रुपए को हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करें, मतलब बॉन्ड फर्स्ट में हम कितने रुपए दे दें, बॉन्ड सेकेंड में हम कितने रुपए दे दें, कि जिससे हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट है, पहला कंडीशन, हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट है वो हमें कितना मिल जाए, वो हमें मिल जाए 1800 रुपए का, हमें एनुअल इंटरेस्ट मिल जाए दोनों को मिला करके। बात समझ में आई इतनी, यहाँ तक बताओ पहले, ठीक है। आपके पास 30,000 रुपए थे, और इस 30,000 रुपए को आप बॉन्ड फर्स्ट में कितना डालो, सेकेंड बॉन्ड में आप कितना डालो, जब एक साल जब बीत जाए और आप जब दोनों का जब देखा गया, जब इंटरेस्ट जब आपको मिला, तो वो कितना मिलना चाहिए आपको, 1800 रुपए के आसपास आपको जो इंटरेस्ट है वो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, है ना। अच्छा सर, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें सर मैट्रिक्स को भूल जाना है, भूल जाओ कि मैट्रिक्स नाम की भी कोई चीज़ थी, ऐसा भी आपने कुछ पढ़ा था, भूल जाओ फिलहाल, थोड़े समय के लिए भूल जाओ। तो अगर देखो हम यहाँ से कहें कि मान लो बच्चे, मान लो कि अगर हम आप बॉन्ड फर्स्ट में मान लो आप x रुपए जमा कर दिए, क्या कितना जमा कर लिए, आप बॉन्ड फर्स्ट में x रुपए जमा कर लिए, यानी कि आपने आपकी बॉन्ड फर्स्ट के लिए आपकी जो p है, p का मतलब क्या है, कितने बच्चों को पता है, p का मतलब प्रिंसिपल मनी। तो अपने बॉन्ड फर्स्ट में आपने कितने रुपए जमा कर लिए, x रुपए जमा कर लिए। तो ये बताओ आप बॉन्ड सेकेंड में जो प्रिंसिपल मनी आप जमा करा पाओगे वो कितना जमा कर पाओगे। तो आपके पास था 30,000 रुपए, और 30,000 में से आपने x को कर दिया माइनस, तो इतने रुपए आपने क्या किए, आपने बॉन्ड सेकेंड में आपने जमा करा लिया। पहली बात क्लियर हुई, बॉन्ड फर्स्ट में आपने दिया x रुपए, और बॉन्ड सेकेंड में आपने दिया 30,000 माइनस x रुपए दे दिया। अच्छा जी, अब कह रहा है कि बॉन्ड फर्स्ट का जो इंटरेस्ट है ना, बॉन्ड फर्स्ट का जो रेट है, दैट इज
जो वो इंटरेस्ट दे रहा है ना, वो आपका दे रहा है कितना, आर जो है वो कितना दे रहा है 5%, बॉन्ड फर्स्ट के लिए 5% दे रहा है, ठीक है, दैट इज आपका R1 हो गया। और बॉन्ड सेकेंड में आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको R2 जो मिल रहा है वो 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर, इतनी बात बताओ पहले। अच्छा, फिर टाइमिंग सबकी सेम है भाई, 1 ईयर इसके लिए भी है, तो हमने कहा सर इसकी जो टाइमिंग है वो 1 ईयर है, और इसकी भी जो टाइमिंग है वो भी कितनी है, वो भी हमारी 1 ईयर है, ठीक है, टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बातें क्लियर है सर, बताओ। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये निकालना था कि बेसिकली हम इसमें कितना जमा कर दें, मतलब फर्स्ट में हम कितना जमा करें और सेकंड में हम कितना जमा करें कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपये के आसपास मिले। पहली कंडीशन की हम बात करें, पहली कंडीशन समझ लो तो दूसरी कंडीशन भी आप खुद से कर लोगे, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ तक समझ में आ रही है? तो आप मेरे को ये बताओ, अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो सर कि ये हमें 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा, तो आप इसके लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, आई। अब कितने बच्चों को इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है? मान लो हमने कहा I1, इसके लिए हमने कह दिया I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मनी है ना, इनटू रेट है ना, इनटू टाइम, ठीक है, अपॉन 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो रेट होता है वो परसेंट में, तो परसेंट को चेंज करने के लिए हमने R अपॉन डायरेक्टली 100 भी कर सकते हो, ठीक है, तो P इंटू T इंटू R अपॉन 100 ये आप अप्लाई करोगे। सेकेंड वाले बॉन्ड के लिए आपकी जो इंटरेस्ट मिलेगी साल के अंत में वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी P, मतलब मान लो है अगर ये P1 है, ठीक है, ये हम इसे P1 मान लेते हैं और इसे हम P2 मान लेते हैं, तो P2 इंटू R2 R1 है, और T तो हमारा सबके लिए सेम है अपॉन 100। बोलो ये काम कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू रख दो, अगर आप वैल्यू रख दो तो आपको क्या मिलेगा, P की वैल्यू देखो कितनी, P1 आपने कितना माना है x इंटू R1 आपने कितना माना है 5, है ना, T की वैल्यू तो 1 ही रहेगी अपॉन 100, ठीक है। फिर ये जो आपका I2 होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है, माइनस x, ठीक है, इंटू इंटरेस्ट कितना है आपका 7% अपॉन 100। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? और अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, इन दोनों को हम आपस में फर्स्ट वाले बॉन्ड की जो इंटरेस्ट मिली, सेकंड वाले बॉन्ड की जो इंटरेस्ट मिली, अगर हम इन दोनों को आपस में अगर ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए 1800 रुपये। अगर आपको भी मैट्रिक्स का नॉलेज नहीं था तो आप ऐसे ही तो करते थे बचपन में, क्लास 9th में, क्लास 9th में, हाँ 9th में, क्लास 9th में, क्लास 8th में, जब सारे क्वेश्चन हैं ऐसे क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो आप ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। अब बात समझो, हमें अब ये मेथड नहीं अप्लाई करना, बात समझना, हमें ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, हमें इसको करना है मैट्रिक्स मेथड से, कोई बात नहीं, बट बेसिक तो यही है, यही तो लास्ट में उसके भी आना चाहिए भाई। मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में उसकी यही भी तो आना चाहिए। क्लियर है ना? इतनी बात बताओ पहले। चलो आप कैसे बता पाओगे, अब तो अगर हम गलत भी कर रहे होंगे तो आप नहीं बता पाओगे। देखो फिलहाल गलत नहीं है, सब सारी चीज़ें सही हैं, ये बेसिक है। अब सर आप अगर इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में करना चाहते हो, है ना, आप देखो यहाँ से क्या करोगे, सिंपल इन दोनों को ऐड वैड सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी आएगी आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे और एक्स की आप वैल्यू निकाल लोगे, फिर एक्स की वैल्यू दैट इज ये हो जाएगी, और सेकेंड वाले बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स कर दोगे, हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मतलब फर्स्ट बॉन्ड में आपने कितना रखा और सेकंड बॉन्ड में आपने कितना दिया, ये आपको पता चल जाएगा। और यही आपको आप पूछा था, क्वेश्चन यही पूछा था, है ना, डिटरमाइन द हाउ टू डिवाइड 30,000 की, आप 30,000 को कैसे डिवाइड करो, फर्स्ट वाले में कितना रखना है, सेकंड वाले में कितना रखना है। अब देखो इसे बात, मेरी बात समझना, आपने सेम वही काम करोगे, है ना, अपने का। अब हम इसी को मैट्रिक्स वाले तरीके से करते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना, ये वाली जो बात है ना, ये बात ध्यान में रखना। देखो आपने कहा कि सर मेरे पास प्रिंसिपल मनी थी, मान लिया हमने प्रिंसिपल मनी, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक्स था, हमने फर्स्ट वाले बॉन्ड में हमने एक्स प्रिंसिपल मनी हमने ऐड कर दिया, डाल दिया, और सेकेंड वाले बॉन्ड में हमने 30,000 हमने जमा कर दिया, ये हमारी रुपए है ना, ये हमारा प्रिंसिपल मनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने, देखो आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, बात समझना, आप यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल मनी का आप x का 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 आपकी क्या है, 5 आपकी है इंटरेस्ट, है ना, 5/100 दैट इज इंटरेस्ट को हम रेट पर परसेंट होता है, रेट परसेंट है, तो रेट परसेंट को हम अपॉन 100 कर रहे हैं, यही आप काम कर रहे हो ना, आप x को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी कि आपको एक दूसरा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जिसमें बात समझना, आपको एक दूसरा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 5, ठीक है, बात समझो, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 5, तो हम कर लो, मान लो हम चल रहे, हम ये कर लेते हैं 5/100 कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात?
तो आप देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू 5/100 सही है, x इंटू 5/100 आ गया। अब अब फिर आगे आप क्या कर रहे हो, एक मिनट यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है ये सही है ना। अब आप यहाँ पे देखो, फिर आप क्या कर रहे हो, आप 30,000 माइनस एक्स का 7 में मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है, अब बताओ हम 7 को कहाँ रख दें, क्या हम 7 को यहाँ रख दें। देखो अगर आप 7 को यहाँ रखोगे तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि अगर आप 7 को अगर यहाँ रखते हो तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा। कैसे कैसे चेक करते थे, मैंने आपको क्या बताया था। देखो ये जो आपकी मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर की है, कितने रो हैं भाई, एक रो है ना। कॉलम कितना है, 2 कॉलम, बात समझो। रो कितने हैं, एक रो। आप एक ही तो ऐसे लाइन खींच पा रहे हो, बात समझना। रो को पता करने के लिए क्या करते हो, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो। तो आप कितनी लाइन ऐसे ड्रॉ कर पा रहे हो, एक लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो ना। तो आपने कहा सर एक रो है। कॉलम कितने हैं सर, 2 है। क्यों, ऐसे ऐसे आप 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 1/2 ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिक्स है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो हम पहले चेक करें कि हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब ये क्या है सर, ये भी तो हमारा सेम वही है, यानी कि हमारा ये क्या है, ये हमारा 1/2 ऑर्डर का ये भी हमारा मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया था कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल हो। जब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल हो, तो क्या इक्वल है, नहीं है, और हो ही नहीं सकता। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि हम देखो क्या है ना, हम 7 को कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे, 7/100। अब देखो भाई आरसी होता है, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, आरसी मिलता है ना। तो क्या करोगे, x इंटू 5/100, बात समझना, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 आ गया ना। 30,000 माइनस एक्स अपॉन 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। और इसकी वैल्यू आप इज इक्वल टू क्या रख दोगे, इज इक्वल टू रख दोगे, सेम वही चीज मिल गया ना। मतलब क्या है, अब आप इस चीज को भूल जाओ। मैंने आपसे कहा था अभी आप मैट्रिक्स को भूल जाओ ना, तो अब आप इस चीज को भूल जाओ कि ऐसी भी नाम की कोई चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, आ गया बात समझ में। अब आप सॉल्व कर सकते हो, चलो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और वीडियो थोड़ा पूरा देखा करो। भले ही आपको अगर स्लो लगता हो तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो और पूरा देखो, ठीक है। थोड़ी सी चलो ठीक है, क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ओके, तो हम इसे क्या करते हैं, हम बात इतनी बातें समझ में आ गई ना। यही कॉन्सेप्ट है बच्चे, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। समझ में आया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप कमेंट करके बताओ, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को जो है वो 100% जो है वो समझ में मेरे को आ गया है। ओके, तो बस सेम वही काम, अब लिखने वाला काम स्टार्ट कर दिया जाए। अब आप अपना सॉल्व कर लो। देखो तो हम क्या कहेंगे सर, लेट हम कर लेते हैं क्या कि लेट ऐसा कर दिया जाए क्या कि लेट x रुपए है ना बी इन्वेस्टेड। अब ये सारा का सारा काम लिखने वाला है, बी इन्वेस्ट। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो और लिखो बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड। देन तो सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, देन 30,000 माइनस x रुपए इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में हम इतने रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अब जो फर्स्ट बॉन्ड है ना, फिर हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड गिव्स कितना 5% इंटरेस्ट दे रहा है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड सेकेंड बॉन्ड गिव्स 7% इंटरेस्ट पर ईयर। बोलो अच्छा जी, तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है x और यहाँ पर रखना है 30,000 माइनस x, और इसका आपको इंटू करना है किससे, 5/100 और 7/100 से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी फर्स्ट वाले इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी कितनी, 1,800 आपको जो है वो साल के अंत में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। सेम वही काम क्या कर दिया जाए, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा 5x प्लस, ये आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 7 3 21, ठीक है, और 4 टाइम्स 0 -7x, ठीक है। और देखो हम इस क्या कर रहे हैं, हम देखो ऐसे कर लो डायरेक्टली, देखो आप ये करोगे, ये दिख रहा है ना आपको, अपॉन 100 है, तो हम क्या करें, इस 100 को हम इधर की तरफ भेज दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1800 और इंटू 100, ठीक है। आप क्या कर लो, 5x है और ये 7x है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ गया। इस 21,000 को ये कितना आ गया आपका, सॉरी, 1 10 100 1000 मतलब इसको आप क्या कर लो, इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 और 4 टाइम्स 0 है ना, मतलब 1,80,000 है, और माइनस का ये आ गया आपका 2 लाख, 2 लाख कितना हो गया ये आपका, 2,10,000, ठीक है ना, 2,10,000 ये आपका आ गया इधर। सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू 1,80,000 और 2,10,000, तो कितना हो गया ये आपका, ओके 80 है तो 20,000 ऐसे हो गया, और 10,000 और ले लो, 30,000 है ना, माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 30,000 अपॉन 2, दैट इज 15,000। बोलो कितनी बात समझ में आ रही है। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 15,000। तो बात समझो, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपको एक साल में अगर 1,800 रुपये अगर आपको लेना है ना, 1,800 रुपये अगर आपको लेना है दोनों बॉन्ड से मिला करके, तो आपको फर्स्ट वाले बॉन्ड में सो इन फर्स्ट बॉन्ड, ये आप लिख लो, इन फर्स्ट बॉन्ड 15,000 रुपीज़ है ना, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड, एंड सेकेंड बॉन्ड में देखो कितना हो जाएगा, बताओ सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड बॉन्ड में आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स दैट इज 15,000, इसका भी 15,000 आएगा, ठीक है। तो इतने इतने रुपए जो है वो आपको फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जा करके आपको साल के लास्ट में, ईयर के लास्ट में 1,800 रुपये का इंटरेस्ट दोनों को मिला करके मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक बार आप एक बार पहले ट्राई तो कर लो। ओके समझ में आया ना, ये तो सर बड़ा आसान हो गया, मजा आ गया करने में, आया मजा, ठीक है, मजा आया सच में, बताओ कमेंट करके बताओ आप। चलो देखो सेकेंड वाला भी आप कर सकते हो, देखो सेम वही बात है, सेकेंड वाले में भी मान लो सेम वही काम करोगे, बस आपको जो अब इंटरेस्ट लेना है वो लेना है 2,000 रुपये का। बी वाला ऑप्शन देखो कि आपको साल के लास्ट में कितने थाउजेंड का इंटरेस्ट लेना है, आपको 2,000 रुपये का जो है वो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो अपने बॉन्ड का कि फर्स्ट वाले में कुछ और डाल दो, सेम वही काम, फर्स्ट वाले में आप मान लो एक्स डाल दिए और सेकेंड वाले में 30,000 माइनस एक्स डाल दिया आपने, तो सेम वही बनेगा क्या, एक्स, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स। और दूसरा वाला मैट्रिक्स आप बस ये लो, फर्स्ट वाले में जो आपका सेम वही चीज़ है 5/100 है, और सेकेंड वाला जो आपका इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है, मतलब 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, सेम वही का। अब बस यहाँ पर क्या कर दो, आपको 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 चाहिए क्या, आपको चाहिए 2,000 रुपये, बस सेम वही कहानी, सेम वही काम, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला जो आज जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5,000। आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना बच्चे, बताओ, ये तो सॉल्व कर सकते हो अब, ठीक है। और आपने अगर आपने 5,000 लाया है तो वाई जो आपका सॉरी जो सेकेंड वाला है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30,000 माइनस 5,000 दैट इज 25,000, ठीक है। तो साफ साफ देखो एक आंसर यहाँ पर साफ साफ ऐसे लिखोगे, आंसर पिछला वाला हम थोड़ा सा गलत लिखे थे, साफ साफ ऐसे लिखोगे क्या कि इन ऑर्डर टू क्या क्या दिया जाए, ऑब्टेन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टोटल 20,000 है ना, सॉरी 2,000, टोटल 20,000 रुपी है ना, द फर्स्ट बॉन्ड शुड बी कितने रुपए, द फर्स्ट बॉन्ड शुड बी 5,000 रुपीज, एंड सेकेंड बॉन्ड शुड बी 25,000 रुपये। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, इतनी बातें बताओ, बहुत आसान था ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान था।
मज़ा आ गया करने में, नहीं? तो बेसिक सा अब ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये ख़त्म हो रहा है, और ये अब यहाँ से आप इंश्योर हो लो ना कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें करने आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं। और कब होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कब नहीं होता है, ये भी बातें आपको पता है, क्योंकि अब अगले वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके बच्चे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। पहले तो आप अपने क्वेश्चन को पढ़े, ध्यान से एकदम पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, साथ में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। देखो 10 दर्जन वो केमिस्ट्री की बुक रखा है, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 ईच का मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है वो इतनी है, ठीक है, और वो डजन में रखा है। Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आपने लिख लिया, पढ़ लिया अच्छे से। चलो क्या कह रहा है, देखो फिर से समझ लेते हैं कि भाई एक दुकानदार है, उसकी जो शॉप है, और उसके शॉप के पास देखो क्या है, केमिस्ट्री की बुक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक है ना, 10 दर्जन जो है उसके पास केमिस्ट्री की बुक है, 10 डजन है। ओके, बात समझना, 10 डजन है। और देखो कह रहा है कि अगर 10 डजन है तो फिर आगे आप सबसे लास्ट में पढ़ो कि द सेलिंग प्राइस आर 80 रुपये रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ना, मतलब जो केमिस्ट्री की बुक की जो कॉस्ट है वो 80 रुपये है, मतलब कि जो आपको एक बुक जो मिल रहा है ना, जो आपको वन बुक की जो कॉस्ट है वो 80 रुपये है। भाई मेरे ये बताओ कि अगर एक बुक की कॉस्ट अगर 80 रुपये है तो 10 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप ये दे दो बेसिकली 10 डजन है ना, बात समझे ना, 10 डजन है। तो पहले आप क्या करो, पहले तो आप इस 10 डजन बुक की जो है वो कॉस्ट निकालो। मतलब आपने देखो कैसे कहा, देखो थोड़ा सा इंटरनल, मतलब ये देखो कैसे है। आपने कहा सर 10 इंटू 80, और इसके साथ ही आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, भाई ये डजन में है, बात समझना। और आपकी ये जो कॉस्ट है ना वो एक बुक की कॉस्ट है, 80 जो है वो एक बुक की कॉस्ट है, और आपको निकालना है 10 डजन का कॉस्ट। सिंपल सोचो, अभी ये क्वेश्चन को भूल जाओ, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे। देखो अगर एक बुक मतलब कह रहा है 10 डजन, तो 10 डजन में मतलब एक 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और अगर टोटल 10 डजन है तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 10 ही तो करोगे, तो टोटल आपके पास इतने बुक होंगे, और इतने बुक में आप फिर से क्या कर दोगे, 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भाई तो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, 12 को हम बाहर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है बोलो, नहीं ना। सिमिलरली फिर आपके पास क्या है, ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात हो गई। फिर फिजिक्स की बुक है 8 डजन, ठीक है, 8 डजन किसकी है, फिजिक्स की है ना। तो फिजिक्स की भाई अगर 8 डजन है और उसका जो कॉस्ट है वो 60 रुपये है ना। एक बुक की जो कॉस्ट है, बात समझना, एक बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 60 रुपये। तो भाई अगर एक बुक की कॉस्ट अगर 60 रुपये है तो 8 डजन फिजिक्स के बुक का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 8 इंटू 60 और बाहर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, वही बात है, फिर से आप इसको कन्वर्ट कर लो। भाई 8 डजन है तो आपको पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू होता है कितना, 12 होता है। तो 8 डजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डजन इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 8। तो भाई इतनी टोटल बुक हो गई, और इतने में हम 60 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बुक की कॉस्ट अगर 60 रुपये है तो इतने बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर दिया जाए, है ना। सिमिलरली आप बात मेरी समझ गया। सिमिलरली आपके पास फिर कौन सी बुक है, फिर है 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स है। अच्छा, फिर 10 डजन फिर क्या है, फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। तो उसकी जो कॉस्ट है, एक बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी दी गई है, क्वेश्चन में देखो, एक बुक की जो कॉस्ट है वो दी गई है 40 रुपीज़। तो भाई अगर एक बुक की कॉस्ट अगर 40 रुपीज़ है, समझना, एक बुक की कॉस्ट अगर 40 रुपीज़ है तो 10 डजन बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो आप क्या कर दो, 10 इंटू 40 और बाहर कर दो 12 का मल्टीप्लाई, ये इसका टोटल कॉस्ट है। अब अगर आपको टोटल अगर कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस केमिस्ट्री की बुक के कॉस्ट को प्लस इसके कॉस्ट को प्लस कहाँ गया ये वाला कॉस्ट, आपस में आप क्या कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना, भाई तो क्या निकल जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा ना। बात समझ में आ रही ना, ये तो बातें क्लियर है ना। ठीक है, अब हमें इसे करना है मैट्रिक्स फॉर्म से, ना ऐसे नहीं करना है ना, ये तो एक समझाने का हमने तरीका बताया। देखो तो आपने कहा सर पहले क्या कर लो, आप बुक्स को एक तरफ रख लो, मतलब 10 डजन जो है वो आपकी फिजिक्स की बुक है। देन उसके बाद पहले क्या है, एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पहले मेरे पास 10 डजन, ओके 10 डजन मेरे पास केमिस्ट्री की बुक है। उसके बाद 8 डजन मेरे पास फिजिक्स की बुक है, ठीक है। और फिर कितनी है, फिर मेरे पास इकोनॉमिक की बुक कितनी है, 10 डजन, ओके।
और उसके बाद 10 डजन जो मेरे पास है, सही है ना, 10 डजन, हाँ सॉरी 10 डजन जो मेरे पास है वो इकोनॉमी की बुक है। ठीक है, अब आप देख लो अब आप क्या कर रहे हो, बात फिलहाल इस अभी 12 को भूल जाओ, चलो भूल जाओ इस 12 को। आप क्या कर रहे हो, इस 10 का 80 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा जो इनके हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक है, कैसे, 80, उसके बाद फिजिक्स के लिए 60, उसके बाद इकोनॉमिक के लिए सॉरी 40। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे रखा जाए, बात वहीं फंसती है कि सर कैसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए क्या, 80 रख दिया, 60 रख दिया और 40 रख दिया, ऐसे रखा जाए या फिर ऐसे रखा जाए 60 40, ये ऐसे रखा जाए, बोलो अब बताओ कैसे रखा जाए, थोड़ा सा गेस करो कैसे रखा जाए। देखो अब अगर आप ऐसे रखते हो है ना, तो आप पहले तो देख लो कि ये ऑर्डर हमारा सही है भी या नहीं है ना। आपने अगर ऐसे रखा है तो आप पहले ये चेक करो कि ऑर्डर सही है। देखो आपने कहा सर मेरा ये रो कितना है, रो दैट इज 1, कॉलम कितना है, कॉलम है हमारे पास 3 दैट इज 1/3। अगर आपने मान लो ऐसे रख दिया, फिलहाल अभी आपने मान लो ऐसे रख दिया, तो इसमें भी देखो 1/3, क्या यहाँ पे देखो बात समझो, क्या यहाँ पे देखो इसका कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3 और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो कितना है 1, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, ये डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होगा ना। यानी कि ये हमारा जो सिस्टम है लिखने का वो गलत है। तो हम कैसे रखें सर, फिर हम ऐसे रख देते हैं, कैसे 80 और फिजिक्स वाले की, ध्यान से अगर यहाँ पर आप केमिस्ट्री रखे हो तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री की ही प्राइस रखोगे, यहाँ पर आपने अगर फिजिक्स रखा है तो यहाँ पर आप फिजिक्स वाली प्राइस रखोगे। कितनी है फिजिक्स वाली प्राइस एक बुक की, 60, और केमिस्ट्री वाली सॉरी इकोनॉमिक्स वाली की कितनी है, 40। ये आप मल्टीप्लाई कर लो है ना। और बात समझो, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंटू 12, क्यों भाई, क्योंकि ये आपके इतने डजन है ना, मतलब बेसिकली इतने डजन है ना, और ये हमारा जो कॉस्ट है वो किसमें, हमारा एक बुक का कॉस्ट है, तो हमने 12 से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया सब में, वो हमारा जो ये जो हमारा जो डजन है वो कितने कन्वर्ट हो गया, वो हमारा पर्टिकुलर किसी नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है वो 12 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, या फिर देखो मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या रूल क्या था, कि अगर आप A क्रॉस B करते हो, मतलब आप A और B का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको ये B/A सेम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ABC का आप मल्टीप्लाई करते हो देन मतलब आपने पहले AB का मल्टीप्लाई कर लिया, देन C का मल्टीप्लाई कर लिया, एंड दूसरे केस में आपने पहले मान लो BC का मल्टीप्लाई कर लिया, देन आप A का मल्टीप्लाई करो, तो ये हमेशा केस आपको सेम मिलेगा। तो ये समथिंग कुछ वैसे ही तीन मैट्रिक्स हैं, एक आपका मान लो ये हो गया, भाई ये भी तो आपका एक मैट्रिक्स है, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गए, तो 3 में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पहले ऐसा है कि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस 12 को छोड़ दो यहीं पर, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 80, 10 इंटू 80, फिर देखो फर्स्ट रो की बात करें ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। ठीक है, सॉल्व कर लिया, कितना हो गया 12, और ये आपका हो जाएगा कितना 800 प्लस दिख रहा है ना, 800 प्लस कितना हो जाएगा 45 48 48, यानी 480, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, इन सभी को आपने ऐड कर लिया दैट इज 12, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 800 प्लस 480 प्लस 400 कितना हो जाएगा 12, और 16 और 80, ओके, तो 1680 कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो पूरा, है ना। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2160, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, फिर आपकी मर्जी, आप पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर देन आप इसमें करो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो उसको जो है टोटल बुक बेचने पर इतने रुपए उसे मिलेंगे, उस दुकानदार को इतने रुपए मिलेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। देखो बच्चे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पहले तो आप इसको एक बार पहले ट्राई करो, देखो क्या बोल रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो बात समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहाँ से आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट हो जाएगी एकदम क्लियर, है ना, साफ, वो वाला साफ नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, है ना।
कह रहा है कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस। तो आपके पास कोई 4 मैट्रिक्स है, सॉरी 1 2 3 4 5, आपके पास कोई 5 मैट्रिसेस है। कौन कौन सी? एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है एंड पी है। मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर, और उनके ऑर्डर्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k रिस्पेक्टिवली। मतलब x का देखो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमने कहा था मेरे पास मैट्रिक्स है x, ठीक है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, देखो भाई पहले बात समझ लो। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम x का ऑर्डर लिख लेते हैं। x का जो ऑर्डर है वो कितना है? वो है 2/n, ठीक है। सिमिलरली जो y है, y का जो ऑर्डर है वो कितना है? वो है 3/k, ठीक है। y जो है वो 3/k, ये ऑर्डर का है, बात समझना। ऐसे समझो, देखो हमारा जो x है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? ये है 2/n का। उसके बाद जो हमारी जो y है, ठीक है ना, y हमारा एक मैट्रिक्स है और ये हमारे कौन से ऑर्डर का है? ये हमारे है 3/k ऑर्डर का है, ठीक है। और हमारा जो z है, ठीक है, x y z, z हमारे कौन से ऑर्डर का है? 2/p ऑर्डर का है। और जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो हमारा डब्ल्यू है वो कौन से ऑर्डर का है? n/3 ऑर्डर का है। और जो p है वो हमारा है p/k ऑर्डर का है, ठीक है। स्मॉल p है ये, इस p/k ऑर्डर का। अब कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन हम ले लें, है ना, कि जिससे हमारा ये जो है वो डिफाइंड हो जाए। बात समझो, p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई जो हमारा है वो क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। तो देखो आपको p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप p इंटू वाई के लिए चेक करो। आपके पास ये जो p है ना, और आपके पास ये जो y है, भाई देखो क्या होगा, क्या हुआ होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ ना, तो हमने p और y का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब बात समझो, पहले हम ये देख ले कि क्या हमारा p और y डिफाइंड है कि नहीं है। देखो अगर p और y, देखो बात समझो, अगर p और y, p इंटू वाई अगर मतलब है कि p का जो कॉलम है y के रो से क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो अब बताओ p का जो है, आप p देखो बेसिकली कितने ऑर्डर का है? p है बेसिकली p/k ऑर्डर का है। और y देखो कितने ऑर्डर का है? y बेसिकली है 3/k ऑर्डर का है। आप देखो इसका जो रो है वो कितना है? 3 है, सॉरी मतलब कह रहा है कि हमें ये डिफाइन करना है। तो हमने कहा सर क्या, कि इसका जो, अगर देखो मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये चीज़ सही है, ये जो चीज़ है ना वो एकदम 100% सही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन होगा k की वैल्यू 3 या p की वैल्यू n होगी। k इज़ आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप मनमानी वैल्यू ले लो। तो ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम k की कोई भी क्या मनमानी वैल्यू ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं क्या, ठीक है। p इज इक्वल टू 2 या फिर p इज इक्वल टू 2। दूसरा थर्ड ऑप्शन जो बोल रहा है वो कह रहा है कि p इज आर्बिट्री होगा, ठीक है। डी जो बोल रहा है वो k इज इक्वल टू 2 या p इज इक्वल टू 3 होगा। तो इसमें से आपको ऐसा कंडीशन बताना है कि इसमें से इस वाले के बेसिस पर, है ना, इसमें से हम ऐसा कौन सा कंडीशन ले लें कि हमारा ये सही हो जाए। और दैट इज ये सही है। ये क्या कह रहा है, है ना, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन पी एंड के सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ये हमें डिफाइन करना है। देखो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो से क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो k की वैल्यू है वो कितनी हो गई? समझो, जो k की वैल्यू है यहाँ से वो कितनी हो गई? 3 हो गई, है कि नहीं? बोलो ये चीज़, बात बताओ समझ में आ रही है? भाई ये डिफाइंड है, ठीक है। तो k की वैल्यू, नंबर ऑफ रो दूसरे वाले मैट्रिक्स का, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। दैट इज k की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। तो ये वाला हमें दिख रहा है, फर्स्ट वाला। फिलहाल अभी बात समझो। फिर देखो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, फिर अगर हम w इंटू वाई देख लें, क्या देख लें? w इंटू वाई, ये है w और ये है y, ठीक है ना। तो w यहाँ पे बेसिकली तो हमारे कौन से ऑर्डर का है? w है n/3, ठीक है। और y जो है वो कौन से ऑर्डर का है? y हमारे है 3/k। तो सेम इसका भी वही कंडीशन होना चाहिए, क्या, कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले का और नंबर ऑफ रो सेकेंड वाले का। सही है, 3 इज इक्वल टू 3, सही है ना? सही है ना, मतलब ये सही है, ठीक है। अब अगर ऐसा है, अगर आप दोनों को चाहते हो ऐड करना, आप अगर दोनों को क्या चाहते हो? ऐड करना चाहते हो, तो मेरे पास में अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू फंस रहा है वो p की वैल्यू फंस रही है कि p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू क्या होगी? देखो बात समझो। तो अगर आप इन दोनों को, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, बात समझना, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? वो आपको मिलेगा रो इंटू कॉलम। तो रो कितना है? p और कॉलम कितना है? k। तो p/k ऑर्डर का मिलेगा। फिर सिमिलरली फिर आपने इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो आप जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? रो इंटू कॉलम, रो बाई कॉलम, दैट इज n/3, सॉरी n/k, ठीक है। क्या मिलेगा?
n बाई k, और आपको दोनों को करना है ऐड। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है ना। तो अगर आप ऐड करोगे तो ये ऐड तभी हो सकता है जब इनके नंबर ऑफ जो मतलब हमारे ये सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अगर हमारा p बाई मतलब k है ना। और देखो आपने कहा कि हमारी जो p की वैल्यू है, आपने कहा कि सर मेरी जो p की वैल्यू आई थी, मतलब एक मिनट, जो आपकी जो k की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ से 3 आई थी। k की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 3 आई थी। तो जो p की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो n के इक्वल होगी। समझो, हम ऐड कब करते हैं, हम ऐड तभी तो करते हैं जब आपने एक कंडीशन पढ़ा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कब करते हैं, जब वो सेम ऑर्डर के हों और उनके एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली फिलहाल हम यही कंडीशन अगर याद रखें कि हम ऐड कब करते हैं तो वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये सेम ऑर्डर का है, मतलब ऐड हो रहा है, मतलब ये सेम ऑर्डर का है। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई ये सेम ऑर्डर का है। तो आपने कहा कि इसका मतलब है जो p है वो n के इक्वल होगा और जो k है वो k के इक्वल होगा। सही बात है। तो p इज इक्वल टू हो गया n, और k की वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले निकाल ली, कितनी, 3। यहाँ से निकालिए ना, k की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 3 निकाली। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा n और k इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। क्लियर है, बोलो ये बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेम इस तरीके से देखो, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एज्यूम एक्स वाई जेड, सेम वही क्वेश्चन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब x का ये ऑर्डर है, y का ये है, z का ये है, w का ये है और p का ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो इस आपको मैट्रिक्स का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि p/2 ऑर्डर का होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 2/n ऑर्डर का होगा। और जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है n/3 ऑर्डर का होगा। और जो डी ऑप्शन है वो बोल रहा है p/n ऑर्डर का होगा। इनमें से कौन सा होगा आपको ये बताना है। देखो बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चे, देखो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स था x और इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था मेरे पास 2/n। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक मैट्रिक्स है y और इसका ऑर्डर कितना है 3/k। और एक है मेरे पास z, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है 2/p। ठीक है, और xyz w है, और w का जो ऑर्डर है वो कितना है, n/3 ऑर्डर का है। और जो p है वो है p/k ऑर्डर का है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है ना। आपको करना है 7x। देखो अगर ये 7x माइनस 5z है तो इसका मतलब है कि इसके जो ऑर्डर होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। भाई 7x का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही ऑर्डर का तो बनेगा, ऑर्डर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। 5 का इस z वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो ऑर्डर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो अगर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं, मान लो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वहाँ से आपको बोल रहा है कि इनकी जो वैल्यू है बताओ। देखो तो आपने कहा सर मेरे पास x है और ये क्या z है, तो देखो ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका z। केवल आप इन दोनों को देखो इसका मतलब है कि इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 है तो ठीक है ये भी 2 है, और अगर ये n है तो ये भी कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। दैट इज n इज इक्वल टू p। दैट इज आपने कहा देखो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू p, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दैट इज ये अगर 2/n है तो ये भी 2/n का होना चाहिए। तो कंपेरिजन हमने कर दिया, आपस में इक्वल है। अब देखो कह रहा है कि p की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू कितना है, p है। तो आप ये बताओ इसका जो ऑर्डर बनेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा। तो आपने कहा 2/n कह लो, है ना, 2/n या 2/p कह लो। तो क्या कहीं 2/p है, 2/p है, नहीं है। क्या कहीं 2/n है, देखो रो दैट इज 2 इंटू, अब कॉलम में आप क्या रखो, या तो n रख लो या तो p रख लो। तो देखो कहीं भी कॉलम में n है, हाँ यहाँ n है तो मिल गया, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 110% ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रहा आपका एक्सरसाइज 3.2 की ये क्वेश्चन। मस्त एकदम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस देखो बहुत ज़्यादा करो, है ना। प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करो और वीडियो को स्किप मत किया करो, ठीक है। पूरी की पूरी कोशिश किया करो वीडियो आप देखने की। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।